हेलो नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐलान किया है। वो ऐलान क्या है? उसमें ये कहा गया है पीएम मोदी के द्वारा कि जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उनके विवाह की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर अब 21 वर्ष कर दी जाएगी। और ये बहुत ही अच्छा और एक चर्चा का विषय माना गया है। यूनियन कैबिनेट के द्वारा इसको मंजूरी दी जा चुकी है और इस फैसले के बाद में क्या क्या परिवर्तन होंगे और क्या क्या संशोधन देखने को मिलेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और चर्चा का विषय है। तो देखिए मामला क्या है, इसे पूरी अच्छी तरीके से हम समझते हैं कि जब हम बात करते हैं चाइल्ड मैरिज की बात करते हैं तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले के बाद में और क्या क्या संशोधन होने की उम्मीद है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात हम बात करते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम की जब हम बात करते हैं तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो लड़के हैं उनके विवाह की आयु 21 वर्ष की है, जबकि लड़कियों की विवाह की आयु 18 वर्ष है। वहीं पर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 यानी कि विशेष विवाह अधिनियम 1954, अब विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत देखें तो यहाँ पर भी विवाह की आयु लड़कों के लिए 21 साल है और लड़कियों के लिए 18 साल है। यहाँ पर किसी भी कास्ट का, जेंडर का कोई भी व्यक्ति हो तो उसके लिए विवाह की आयु निर्धारित की गई है। अब अगर हम बात करते हैं मुस्लिम्स की बात करें तो देखिए मुस्लिम्स में मॉडर्न लॉ अप्लाई होता है और मॉडर्न लॉ ये कहता है कि यहाँ पर विवाह की जो आयु होती है वो एज ऑफ प्यूबरिटी से निर्धारित होती है, यानी कि जब लड़की वयस्क हो जाती है लगभग 14 या 15 वर्ष की आयु में, तब वो विवाह के योग्य हो जाती है और उसका विवाह कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि मॉडर्न लॉ की हम बात करें तो ये पर्सनल लॉ का विषय है, पर्सनल लॉ में आता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि विवाह की आयु जो होती है वो एज ऑफ प्यूबरिटी के द्वारा निर्धारित की जाती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 यानी कि बाल विवाह निवारण अधिनियम 2006 के अंतर्गत बात करते हैं। देखिए जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि जो बाल विवाह है, बाल विवाह के ऊपर एक कानून बना जिसके अंतर्गत बाल विवाह को गैर संवैधानिक और एक कानूनी अपराध माना गया है। और यहाँ पर इसमें अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का अपराध करता है या करवाता है, इसमें शामिल है, तो उसे 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको चर्चा करेंगे कि जो हिंदू विवाह के अंतर्गत जो विवाह की जो आयु थी उसको निर्धारित करने के लिए 1929 में यानी कि 1929 में जो कानून आया था वो कानून था रामविलास शारदा। रामविलास शारदा जो है कानून लेके आए थे, एक बिल पास किया था उन्होंने और इसे माना गया था शारदा एक्ट के नाम से जाना गया था। तो 1929 के अंतर्गत शारदा एक्ट जो था वो पारित किया गया और इस शारदा एक्ट के अंतर्गत जो था वो विवाह निवारण अधिनियम 1929 जो है वो पारित किया गया था। और इसके अंतर्गत जो लड़कों की विवाह की जो आयु थी वो 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। परंतु ये देखने में आया था कि इसके 2 साल बाद में ही यानी कि 1931 में ही जो बाल विवाह थे उसके केसों की संख्या बढ़कर 4 गुना हो गई थी। ये बहुत ही गंभीर विषय था और इसके अंतर्गत ये माना गया कि यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड 1908 के अंतर्गत ये माना गया कि लड़के और लड़कियों की विवाह की आयु एक समान होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से सभी को बराबर के अधिकार दिए गए हैं। और हम जब बात करते हैं आर्टिकल 14 की बात करते हैं, अनुच्छेद 14 की बात करते हैं, और अनुच्छेद 14 जो है वो कहता है कि समानता का अधिकार, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ में जाति, कास्ट, कलर, ब्रीड या किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी को समान रूप से अधिकार प्राप्त दिया जाएगा। और ये हम उनको एक संवैधानिक अधिकार है जो हमारे संविधान के अंतर्गत लिखा गया है और संविधान ये कहता है कि सभी व्यक्तियों को समानता से जीवन जीने का अधिकार है। इसके अंतर्गत ये एक बात और कही गई है कि यहाँ पर कि लड़के और लड़कियों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और विवाह की आयु लड़के और लड़कियों दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस घोषणा के बाद में ये माना जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई होगा जो 1908 में बना था। और यहाँ पर जैसे कि इलेक्शन के अधिकार हैं जिसके अंतर्गत 18 वर्ष के होते हुए कि चाहे कोई लड़का हो या लड़की हो, अगर वो 18 वर्ष का है तो उसे इलेक्शन देने का अधिकार है, वोटिंग देने का अधिकार है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये माना जा रहा है कि पीएम मोदी के इस फैसले के बाद में यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी तरीके से भारत देश में लागू हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ अहम फैसले भी आए हैं, जैसा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एनडीए एग्ज़ाम में लड़कियों को बैठने की परमिशन दी है कि अब जो लड़कियां हैं वो भी एनडीए के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकती हैं, बैठ सकती हैं, और उन्हें भी जो है लड़कों के समान इस एग्ज़ाम में अपनी काबिलियत, अपने टैलेंट को, अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उनके भी संवैधानिक अधिकार जो है वो होते हैं और किसी भी प्रकार से लड़कियों के अधिकारों का हनन जो है वो नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए की परीक्षा में लड़कियों को शामिल करने के लिए आदेश जारी किया और बहुत ही महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य फैसला है, जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं। जब भी लैंगिक समानता की बात करते हैं तो लड़के और लड़कियों दोनों को समान अवसर मिलने चाहिए और लड़कियों को भी लड़कों के समान एनडीए के परीक्षा में बैठने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं तो सबरीमाला का जो वर्डिक्ट था, सबरीमाला का जो फैसला था, उस फैसले के अंतर्गत सबरीमाला के जो मंदिर में केवल पुरुषों को प्रवेश करने का अधिकार था, तो महिलाओं ने इसका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश जारी करते हुए ये फैसला दिया कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार है और यहाँ पर किसी भी प्रकार से उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट ऑफ इक्वलिटी दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत महिलाएं भी मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं, पूजा पाठ आदि कर सकती हैं। तो सबरीमाला का जो ये वर्डिक्ट है वो वर्डिक्ट जेंडर इक्वलिटी की ओर इशारा करता है और जेंडर इक्वलिटी की बात को करता है कि यहाँ पर लैंगिक समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए, किसी भी प्रकार से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि लैंगिक विभेद जो है वो नहीं होना चाहिए कि अगर पुरुष हैं तो वो ही मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, महिलाएं मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में पुरुष और महिलाओं को एक समानता की दृष्टि से देखा जा रहा है। यहाँ पर हम एक महत्वपूर्ण केस की ओर बात कर सकते हैं। जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था और उस जजमेंट के अंतर्गत जो एडल्ट्री यानी कि जो जारकर्म है, जो आईपीसी की धारा 497 के अंतर्गत है, उसे समाप्त करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है और इस आदेश के बाद में ये माना जा रहा है कि जेंडर इक्वलिटी की बात जब की जाती है तो यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी की ओर ये इशारा करता है। तो आखिर क्या है सेक्शन 497, आइए इसको समझते हैं। देखिए 497 के अंतर्गत कोर्ट ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि 497 को अवैध करार दिया गया और सुप्रीम कोर्ट में 10 अक्टूबर 2017 को एक याचिका दाखिल करके दावा किया गया कि धारा 497 पुरुषों में भेदभाव करती है और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करती है। कोर्ट में यह याचिका एनआरआई जोसेफ शाइन ने दाखिल करके धारा 497 की संवैधानिकता को चुनौती दी थी। अब अगर हम विस्तार से चर्चा करें भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के अंतर्गत, तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला के साथ जो कि अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसका अन्य पुरुष की पत्नी होना यह विश्वास पूर्वक वह जानता है, बिना उसके पति की सहमति या उपेक्षा के शारीरिक संबंध बनाता है, जो कि बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता, वह व्यभिचार के अपराध का दोषी होगा और उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा, जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। ऐसे मामले में पत्नी दुष्प्रेरक के रूप में दंडनीय नहीं होगी। तो इस फैसले पर यानी कि आईपीसी की इस धारा में जो 497 है उसे
पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हटाते हुए और जेंडर इक्वलिटी को लाते हुए जया जेटली की समिति ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है और उसके अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 दिसंबर 2021 को महिलाओं की विवाह की कानूनी उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 साल करने का फैसला किया है और यह फैसला जया जेटली के नेतृत्व वाले पैनल की सिफारिश पर आधारित है। अब यहाँ पर देखिए, इस फैसले के बाद में ये माना जाएगा कि जेंडर इक्वलिटी की बात सामने आएगी और जेंडर इक्वलिटी को लेके जो भी डिस्क्रिमिनेशन है उस डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त कर दिया जाएगा और पूरी तरीके से भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू होगा। यहाँ पर ये माना जा रहा है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है उसकी दर को कम कर दिया जाएगा और जो महिलाओं के स्वास्थ्य में गिरावट आती थी, क्योंकि कम उम्र में ही लड़कियों की शादी हो जाती है, जो महिलाओं की शादी 18 वर्ष की उम्र में हो जाती है, तो यहाँ पर उनके स्वास्थ्य को लेके भी खतरा होता है, तो यहाँ पर उनके स्वास्थ्य को लेके भी बात होगी। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये सामने आती है कि अब ये देखना होगा कि ये फैसला कितना कारगर सिद्ध होगा। क्या चाइल्ड मैरिज के केसेस और बढ़ते हैं और बढ़ जाएंगे? क्या इस फैसले के बाद में भी क्या विवाह जो है वो 21 वर्ष से कम आयु के अंतर्गत नहीं होंगे? अब यहाँ पर ये देखना है कि इस फैसले के बाद में और क्या क्या परिवर्तन सामने आएंगे। क्या यहाँ पर जो चाइल्ड मैरिज है वो रोकी, उसमें कुछ कमी आएगी, गिरावट आएगी, या फिर यहाँ पर विकास की गति जो है वो और बढ़ेगी? इस फैसले के बाद में अभी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि और चर्चा का विषय रहेंगे और जिस पर आने वाले समय के अंदर जो आंकड़े होंगे उस आंकड़ों के बाद में ये देखा जाएगा कि इसमें कितना प्रभावी तरीके से जेंडर इक्वलिटी को लागू कर दिया गया है और देश में किस प्रकार से विकास की गति बढ़ रही है। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने इस बारे में चर्चा की है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स करें। धन्यवाद।